Hello friends, this is Ankit and I'm the faculty of Current Affairs and Statics GK at Success Mantra. So guys, today we are going to have a look at the CLAT pattern and the marking scheme of CLAT, the manner in which the questions are being asked in CLAT, and what changes has this year bring in this particular exam. जब भी हम लोग बात करते हैं क्लैट एग्जाम की, तो 2019 तक की अगर हम बात करें, क्लैट वाज मोर और लेस फैक्चुअल. जो क्वेश्चंस होते थे वो डायरेक्टली आपसे प्लॉट किए जाते थे फैक्ट्स पर, एंड यू नीड टू आंसर दैट क्वेश्चन. इधर अगर आपको आता है यू नीड टू अटेम्प्ट इट, नहीं आता है तो यू कैन लीव द क्वेश्चन सिंस नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है. बट अगर हम 2020 के पैटर्न की बात करते हैं, देयर हैज बीन अ पैराडाइम शिफ्ट. चेंजेस इतने बड़े हैं कि जो क्वेश्चन अब तक फैक्ट बेस्ड होते थे वही क्वेश्चन अब इन्फेरेंस बेस्ड हो गए हैं. रादर देन जस्ट हम लोग कहें एक रॉट लर्निंग ना होकर आपको कॉन्सेप्चुअल मैनर में चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. क्लैट आपसे ये एक्सपेक्ट अब करता है. ना हम इसके प्रोज और कॉन्स में नहीं जाएंगे कि पैटर्न चेंज होने से क्या बदलाव आएंगे, अच्छा है बुरा है, उस सब चीज़ों को हमें डिस्कस नहीं करना. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कि अगर पैटर्न चेंज हुआ है सो मेरी स्ट्रैटेजी में क्या चेंज आना चाहिए एज एन स्टूडेंट. दैट इज द प्राइम फैक्टर. मुझे सबसे पहले ये समझना होगा कि जो चीज़ें अब तक मैं पढ़ता था क्या उसकी रेलेवेंस उसी तरीके से बनी हुई है, या आई हैव टू चेंज सर्टेन सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग. जो हम पूरे का पूरा जिस तरीके से अपना डेडिकेटेड टाइम देते हैं उसमें मुझे कहाँ पर क्या चीज़ें चेंज करनी होंगी, ये समझना बहुत ज़रूरी है. एंड इस वीडियो में हम लोग यही सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं. जब भी हम बात करते हैं क्लैट एग्जाम की, सबसे पहली चीज़ आती है कि क्लैट में CA प्लस GK, या GK हम स्टैटिक को कह रहे हैं या सब्जेक्ट नॉलेज की बात कर रहे हैं. करंट अफेयर्स आप सब जानते हैं, वेल अवेयर हैं आप इन सब चीज़ों के बारे में. तो ये सेक्शन अब तक 25% था आपके एग्जाम के टोटल मार्किंग का. आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस वर स्ट्रेट अवे आस्क्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स पार्ट. अब जब चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, 2020 में क्लैट ने जो पैटर्न चेंज किया, इसके बाद हमारे लिए क्या चीजें बदली हैं. जीके का सेक्शन अब ईदर इट कुड बी 35 to 39 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस. तो डेफिनेटली अगर आप परसेंटेज रेशियो में देखते हैं तो अब इसका वेटेज कंपेयर टू दी अर्लियर पार्ट ज़्यादा हो गया है. तो डेफिनेटली हमें चीज़ों को प्रिपेयर भी करना पड़ेगा इस मायने में कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सेक्शन मेरे पास इस टाइम पर जीके रहेगा. क्या चीज़ें करनी और क्या चीज़ें छोड़नी है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है. तो चलिए हम लोग एक एक करके सेक्शंस देखेंगे और थोड़े बहुत हम कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे कि अगर मेरे को किसी एक टॉपिक को क्रैक करना है, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन. रादर देन जस्ट मगिंग अप द फैक्ट्स, हमें थोड़ा सा स्टेप आगे लेना होगा और हमें हर चीज़ के एस्पेक्ट को समझना होगा कि उसमें किस तरीके से उसके प्रोज कॉन्स वगैरह कैसे डिस्क्राइब किए जाएंगे, कोई एक डील हुई उसका इफेक्ट्स कैसे दिखता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी होंगी. तो चलिए एक बार हम लोग एक दो एग्जाम्पल्स के साथ इन चीज़ों को सीखेंगे. बेसिक ओवरव्यू ये कहता है कि ये 35 to 39 क्वेश्चंस जो आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, इनका मैनर क्या होगा. सो दिस क्वेश्चंस विल बी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन. मैं जब भी बात करता हूँ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस की, तो इसका मतलब सिंपल है, देयर विल बी पैसेजेस which will be around 450 words. अभी 450 words क्लैट कंसोर्शियम ने आपको बोला है, बट जितने भी सैम्पल पेपर आए हों या हम एग्जाम के पेपर की ही बात कर लें, कहीं पर भी 450 वर्ड्स का कोई भी पैसेज आपको नहीं दिखता. जितने एक्सर्प्ट्स आपको नजर आएंगे वो आपको समवेयर 220 to 270 वर्ड्स के बीच आपको देखने को मिलते हैं. बट फिर भी हम मैक्स की बात कर रहे हैं तो विल टेक 450 वर्ड्स एज द रिकमेंडेड थिंग, जो कि क्लैट कंसोर्शियम कहता है. लेस देन 450 वर्ड्स का आपके पास एक पैसेज होगा. दैट पैसेज या दैट कॉम्प्रिहेंशन विल देन हैव 5 to 6 क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद इट. 5 से 6 सवाल हर एक पैसेज से आपके पास हो सकते हैं. नाउ द थिंग इज, जरूरी नहीं है कि ये पैसेजेस से ही आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, कहीं पर भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है. और ऑब्वियसली अगर आपको पैसेजेस में ही आंसर मिलने लग जाए तो देयर वोंट बी मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड द जीके कॉम्प्रिहेंशन. तो यहाँ पर आपको पैसेज से आंसर नहीं मिलेंगे, बट पैसेज पढ़ना जरूरी क्यों है, बिकॉज दिस कॉम्प्रिहेंशन विल सर्टेनली गिव यू एन आइडिया कि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा किसी भी चीज का, या जो टॉपिक है वो कॉन्टेक्स्ट किस
बारे में बात करता है। फिर फर्दर हमें यूज आउट करना है उसमें से कंटेंट, हमारे काम की क्या क्या चीजें हैं उसको हमें समझना है। सपोज एक पैसेज पूछा गया है आपसे राफेल पर, तो राफेल जेट के बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया पैसेज में कि भाई ये डील इस कंट्री के साथ हुई है, कंपनी का जो नाम है वो आपको ब्लैंक में आ गया। देन सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वर मेंशन कि भाई जब डील हुई थी तो हमारी इंटर गवर्नमेंटल डील हुई, इस अमाउंट की डील थी, इतने फाइटर जेट्स की डील थी, और इस तरीके से कुछ एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपके साथ शेयर की कि जो राफेल जेट है उसमें ये वाले मिसाइल लगेंगे, कुछ एक इन्फॉर्मेशन और उन्होंने अटैच किया। एंड देन दे विल आस्क सर्टेन क्वेश्चन एसोसिएटेड विद इट। क्वेश्चंस विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द सेम टॉपिक। अब पैसेज उन्होंने राफेल पर दिया है, क्वेश्चन आपसे वो इंडिया चाइना रिलेशन पे नहीं पूछेगा, वो कहीं ना कहीं इंडो फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे पूछ सकता है, वो इंडो फ्रांस ट्रेड डील्स पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो इंडो फ्रांस के बीच फर्दर कोई अभी प्रोसीडिंग्स होने वाली है, कोई डीलिंग्स होने वाली है उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, हमने मिलकर कोई एक इनिशिएटिव लिया उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं से भी वो फेसअप कर सकता है कोई भी चीजों को, लेकिन वो फिर कॉन्टेक्स्ट जो रहेगा वो इंडो फ्रांस स्ट्रैटेजिक मिशन जो है वही उसका कॉन्टेक्स्ट रहने वाला है। तो हमें एक चीज समझनी है कि comprehension से what we are going to get is a clear idea of the context of the topic, and then there will be a set of 5 to 6 questions. It can be less than that, it can be more than that. ये variations आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझना है हमें कि ये 5 से 6 क्वेश्चंस जो होंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट वो पूछ सकते हैं। जैसे सपोज इसी हमने राफेल की बात की तो उन्होंने ऐसा पूछ लिया कि जो फर्स्ट बैच ऑफ राफेल फाइटर जेट्स है उसमें कितने फाइटर जेट्स इंडिया में आए, या क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये फाइटर जेट्स किस स्क्वाड्रन को दिया गया, जिस स्क्वाड्रन को दिया गया उसका नाम क्या है। तो ये सारे तरीके से क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। जो आया है ये फाइटर जेट्स जो आए तो रूट क्या था आने का, सो देयर कैन बी डायरेक्ट क्वेश्चंस। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में क्या हो सकता है, इस राफेल जेट के आने से साउथ एशिया में इंडिया के पावर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ा या इनमें से क्या डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो इस तरीके से सब्जेक्टिव मैनर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट या हम कहें द मोस्ट पिक्यूलियर थिंग विच सेपरेट्स द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या फ्रॉम द इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन इज द माइंडसेट। मैं क्या सोचता हूं किसी एक टॉपिक के बारे में, मेरा व्यू क्या है। Certainly it might differ from the view of the examiner। अगर मेरा व्यू एग्जामिनर से डिफर किया तो एग्जामिनर अपने व्यू को करेक्ट वहां पर बताएगा, ना कि मेरे व्यू को। सो व्हाट वी नीड टू डू इज असेस द थिंग कि किसी भी टॉपिक पर आइडियल व्यू क्या हो सकता है। आइडियल व्यू तब बनता है जब आपको किसी भी टॉपिक के प्रोज कॉन्स बराबर पता हो। अगर आप किसी भी टॉपिक पर अगर आपने एक व्यू पॉइंट अपना बना लिया कि आई एम विद इट और आई एम अगेंस्ट इट, देन उस केस में आपके लिए बहुत बड़ा इशू हो जाएगा कि आप उस चीज को उस मैनर में नहीं समझ पाओगे जिसमें उसको इंटेंडेड तरीके से रखा गया है। तो हर एक टॉपिक पर इस तरीके से चीजें आपसे पूछी जाएंगी, लेकिन ये टॉपिक पूछे कहां से जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि टॉपिक तो हर दिन इतने हजारों लाखों इवेंट्स घट रहे हैं दुनिया में, तो क्या मेरे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है? तो जी बिल्कुल भी नहीं। सारी चीजें आप मगअप कर भी नहीं सकते, ना आपको करनी है। हमें क्या क्या पढ़ना है उसको समझने के लिए हम एक बार देखते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं क्लैट के पर्पस से इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिस्ट की, तो कुछ एक टॉपिक मैं यहाँ पर रख रहा हूँ आपके सामने जो आपको बहुत अच्छे से एक उसका ओवरव्यू जानना है, कुछ एक चीज़ों में डिटेल में भी चीज़ें जाननी है। जैसे मैं कहता हूँ सपोज स्कीम्स एंड योजनाज। अब यहाँ पर क्लाइंट एक और चीज़ बहुत क्लियरली आपको बता रहा है कि यू नीड नॉट टेक इनटू अकाउंट कि सीए का मतलब कि 5 महीने 6 महीने होते हैं या साल भर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है सीए 10 दिन पहले का उन्होंने पूछा, कॉन्टेक्स्ट तो 10 दिन पीछे का है, बट कंटेंट उसमें हो सकता है 4 साल पहले की डील पे पूछ रहे। सो मैं कहाँ किस लेवल तक प्रिपेयर करूँगा, दैट शुड हैव बीन द केस, कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे किस एंड तक रुकना है, कहाँ तक पढ़ना है। अब सपोज मेरे पास अब जैसे ये टॉपिक है स्कीम एंड योजना, बहुत क्लियरली इसमें एक चीज़ हम समझते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कभी भी ईयर टू ईयर मूव नहीं करता। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मूव करते हैं। जैसे लेट से मेरे पास पहले गवर्नमेंट जो थी दैट वाज यूपीए गवर्नमेंट, तो यूपीए ने 10 ईयर्स तक रूल किया फ्रॉम 2004 टू 2014। ये 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। तो ये 10 साल का कंटेंट
जो है उसकी वैलिडिटी 2014 तक रही। दैट मीन्स अगर मैं 2013 में पेपर दे रहा हूँ तो मुझे 2004 में इस गवर्नमेंट ने क्या स्कीम स्टार्ट की थी उसके बारे में भी एक बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए, और धीरे धीरे करते करते 2014 तक मेरे को ये चीज़ें पता होनी चाहिए अगर मैं 2014 में पेपर मेरा ड्यू है तो। अब सिमिलरली जब हम अभी की गवर्नमेंट की बात करेंगे तो लेट से एनडीए गवर्नमेंट की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर भी केस यही है। हम 2014 में गवर्नमेंट फॉर्म होने की बात करते हैं, तब से लेकर जब 26 मई 2014 को गवर्नमेंट बनी तब से लेकर 2021 में अगर मैं पेपर दूंगा तो मुझे यहाँ तक एक फेयर आइडिया होना चाहिए। अब दैट डजेंट मीन कि भाई स्कीम तो हर महीने 50 स्कीम लॉन्च होती है, साल में 200 स्कीम लॉन्च होती होगी, तो क्या मैं सारे के सारे स्कीम याद करूंगा जो लॉन्च हुए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो होते हैं, जो कहें ड्रीम प्रोजेक्ट्स होते हैं, या ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, या ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें जो टारगेट क्लाइंटेल सेगमेंट है वो बहुत बड़ा है, तो कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। पेपर में भी वही क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो कोई एक ऐसा टॉपिक है, कोई एक ऐसी स्कीम लॉन्च हुई जिस पर बहुत प्रेज किया गया गवर्नमेंट को, या कुछ ऐसी स्कीम आई जिसमें क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा, जैसे आप रिसेंट में भी देख रहे हो एपीएमसी बिल पर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। देन देयर वर सर्टेन स्कीम्स जैसे आयुष्मान भारत, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जिसको हम पोषण अभियान कहते हैं, वो सब स्कीम्स वो हैं जिसमें कि बहुत प्रेज मिला है गवर्नमेंट को, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो साइलेंट मूविंग स्कीम्स होती हैं पेपर में वो नहीं पूछी जाती, जैसे फार्मर बेस्ड कुछ एक नॉर्मल, जैसे हम लोग सपोज इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम कोई कहते हैं, पीएम किसान योजना है, या कोई भी अटल भूजल योजना हो गया, कोई इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम्स वगैरह रहेंगी, सुकन्या समृद्धि योजना है, इस तरीके से जो स्कीम्स रहती हैं इंश्योरेंस बेस्ड वो पेपर में जनरली नहीं पूछी जाती। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड स्कीम है, पूछी जा सकती है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, रेलवे कंस्ट्रक्शन, रेलवे लाइंस बिछाने की है, या इस तरीके से जितने भी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में आ गया, तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। हेल्थ एंड हम जब भी सैनिटेशन की बात करेंगे वहाँ पर चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इधर इट इज़ स्वच्छ भारत अभियान और आयुष्मान भारत। फिर हम बात करते हैं अर्बन एरिया का डेवलपमेंट, या टायर बी टायर सी सिटीज़ का डेवलपमेंट, जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए। तो ये सब चीज़ें जो आपका कहीं ना कहीं मीडिया में हाइप रहता है या मीडिया में हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, स्कीम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, बहुत बड़े लेवल पर चेंज आ रहा है, तो या हम कहें सीधा सीधा तो मेन स्ट्रीम न्यूज़ में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रही हैं, दैट्स इट, वो सारी चीज़ें हमारे लिए स्कीम एंड योजना में इंपॉर्टेंट रहती है। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है पैसेज, सो अगेन बी वेरी क्लियर अबाउट द आइडिया, द क्वेश्चंस वोंट बी दैट सिंपल, थोड़े से फैक्ट्स में वो डेप्थ में जाएंगे। अब सपोज मैं आपके साथ अगर एक एग्जांपल लूँ, लेट से मेरे पास पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन, पैसेज दिया है उन्होंने नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में। इस नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को डिस्कस करने के लिए व्हाट दे पुट फॉरवर्ड एज द हिस्ट्री, 1982 से पैसेज बताया गया कि 1982 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया सेलिब्रेशन ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर एज नेशनल न्यूट्रिशन वीक। यहाँ से चलते चलते हम आज तक की बात करेंगे कि भाई आज हमने ये सेलिब्रेशन जो है वो कंटिन्यू किया हुआ है, आज भी हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाते हैं। लेकिन फिर उसमें दिया कि यही चीज़ें चेंज हो गई 2018 ऑनवर्ड्स कहा गया कि अब हम नेशनल न्यूट्रिशन मंथ मनाएंगे, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ में हम ये प्रोग्राम्स करेंगे, सेंटर कुछ ऐसे स्कीम्स लेकर आएगा, कुछ चेंजेस लाएगा, तो नेशनल न्यूट्रिशन मंथ का सेलिब्रेशन पूरा उसमें पैसेज में उन्होंने डिस्कस किया विद सम वैलिड पॉइंट्स, किसी का कोई स्टेटमेंट कोट किए जा सकते हैं, इस तरीके से चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। And then followed by certain set of questions which can ideally be 5 or 6. अब वो कैसे होंगे? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रखा जा सकता है, जैसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि नेशनल न्यूट्रिशन मंथ किस स्कीम के अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के तरीके से चलाया जा रहा है, तो योर आंसर विल बी पोषण अभियान। तो अब ये पोषण अभियान आपको तभी पता होगा जब आपने इसको पढ़ा होगा, अगर पढ़ा ही नहीं है तो पता कैसे होगा? पोषण क्या है,
तो प्रधानमंत्री जो हम लोग बोलते हैं पीएम ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए कि एक ओवरव्यू हर एक की जो भी स्कीम योजना है उसके बारे में आपको एक रफ आइडिया हो। फिर क्वेश्चन हो सकता है कहाँ से लॉन्च हुआ, किस तारीख को लॉन्च हुआ, क्योंकि कुछ एक उसकी इंपॉर्टेंस होगी तभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर झुंझुनू से लॉन्च हुआ है 8 मार्च के दिन हुआ है तो डेफिनेटली 8 मार्च की कुछ एक इंपॉर्टेंस है कि भाई इंटरनेशनल वुमेन्स डे उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अब कुछ एक स्कीम ऐसी होगी जिसमें कोई डेट की रेलेवेंस नहीं है, 1 जुलाई को ऐसे लॉन्च कर दिया, कोई रेलेवेंस नहीं था, गवर्नमेंट को जिस टाइम पे सही लगा उन्होंने लॉन्च किया, तो डेफिनेटली उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं रखे जाते हैं। सो अगेन अब ये सब्जेक्टिव मैनर में और कैसे हो सकता है, आपको दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टेटमेंट को किस तरीके से पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब सपोज मैं एक स्टेटमेंट गलत चुनने के लिए अगर कहूँ तो ऐसा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन टर्म्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन फॉलोड बाय सर्टेन सेट ऑफ पॉइंट्स। 4 स्टेटमेंट आपको दिए और आपको बताना है कि इनमें से नेशनल न्यूट्रिशन मिशन से क्या पॉइंट डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहा है या क्या गलत है। देन दूसरा तरीका क्या हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। देन अगेन द सेट ऑफ 4 स्टेटमेंट्स ए बी सी डी, और फिर आपके पास ऑप्शंस होंगे ए एंड बी आर ट्रू, बी एंड सी आर ट्रू, ए एंड सी आर ट्रू, नन ऑफ द अबव आर ट्रू। सो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस रखे जा सकते हैं। या इसी क्वेश्चन को बदलकर और किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको एक स्टेटमेंट दे दी और उसके इफेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछ दिए कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसका एंड गोल इनमें से क्या है, तो गोल पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अचीवमेंट बेस्ड जो हम लोग बोलते हैं उस पर क्वेश्चन बन सकता है। सो अगेन एग्जामिनर के पास देयर आर लॉट मेनी आइडियाज कि वो क्वेश्चन को कैसे रखता है आपके सामने। इट इज अप टू यू कि आपको उसके कितने डेप्थ के बारे में चीजें पता है। सुपरफिशियली पढ़ा है तो डेफिनेटली आई बेट आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पर बड़ी सिंपल थ्योरी है। अगर मेरे को एक स्टेटमेंट पे भी कंफ्यूजन है डेफिनेटली आई कांट अटेम्प्ट इट, क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि मेरा वर्थ है उस क्वेश्चन का कितना ज़्यादा। अगर मैं एक क्वेश्चन गलत करता हूँ तो इट विल सेट मी बैक बाय सर्टेन नंबर्स, तो वो एक एक नंबर की वहाँ पर वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो अगर 100% श्योर है, अगर हम 95% श्योर है, देन ओनली वी कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन, एल्स वो 50-50% पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके क्वेश्चन प्लीज़ यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं करिएगा। तो ये एक हमने टॉपिक का डिस्कशन किया। सपोज अगर मेरे पास कोई दूसरा टॉपिक है, लेट्स से I have another topic and that topic is polity and governance से मेरे पास क्वेश्चन रखे गए। अगेन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक मैनर में भी इंपॉर्टेंट है, करंट के बेस पर भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देने वाली क्या चीज है, पूरे का पूरा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, पूरे का पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम हम अगर अकाउंट में लें, यहाँ पर रीसेंट इलेक्शंस की बात करें, रीसेंट डिसीजंस की या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टार्ट किए हुए कोई भी स्टेप की बात करते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर कवर होती हैं। अब आपने सुना कि लोकसभा की सपोज सेटिंग चल रही है, लोकसभा बैठी है, कोई मॉनसून सेशन चल रहा है या विंटर सेशन चल रहा है। अब वहाँ पर एक कोई बिल रखा गया, वो बिल एक्ट बना, उस पर डिस्कशंस वगैरह पहले हुए, तब वो बिल पास हुआ, आगे चल के एक्ट बना, प्रेसिडेंट ने नोट दिया जब। अब उस पर एक पब्लिक हम कहें एक पब्लिक कह सकते हैं हम पब्लिक डिस्कशन हुआ। अब उस डिस्कशन में कुछ एक निष्कर्ष निकला, हम सबका अपना अपना व्यू हो सकता है उसमें, बट हमें मैच करना है किसके व्यू को, हमें मैच करना है एग्जामिनर के व्यू को। एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन रखा उसमें जो वो 4 स्टेप्स 4 पॉइंट हमें दे रहा है, 4 ऑप्शंस हमें दे रहा है, वी नीड टू टेक द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर्स माइंड। नाउ हर एक बिल पर मेरा मत आपका मत अलग हो सकता है, वी कैन हैव डिफरेंट व्यूज ओवर द डिफरेंट बिल्स। सीएए पे माइट बी यू हैव अ डिफरेंट व्यू, आई माइट हैव अ डिफरेंट व्यू। सिमिलरली कोर्ट के जजमेंट पे आई मे हैव माई ओन व्यूज, यू कैन हैव योर ओन व्यूज। सो इस तरीके से हम लोग को मैच करने में प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारे पास कहीं ना कहीं लैक ऑफ फैक्ट्स होते हैं। अगर हमारे पास फैक्ट्स क्लियर हैं, सो वी कैन प्रीटी मच इन्फर दैट समथिंग बिल इज राइट और नॉट, ठीक है। तो वो कब होगा, जब हम किसी भी टॉपिक के डेप्थ में जाएंगे, और डेप्थ में कितना डेप्थ में जाना है ये भी हमें असेस करना होगा।
सो अगेन हर एक टॉपिक के साथ ये चीज़ें आपको लेकर चलना है. अब जैसे सपोज हमसे एक क्वेश्चन अभी पॉलिटिकल गवर्नेंस पर सपोज बिहार इलेक्शन पे कोई क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने, तो द एग्जामिनर विल हैव सर्टेन मैनर ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस. वो क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं सपोज पार्टी के जो कितने नेशनल पार्टीज हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन, जो वहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन वो दे सकता है. कोएलिशन की गवर्नमेंट पे वो क्वेश्चन पूछ सकता है. वो हमसे गवर्नर के रोल पर क्वेश्चन पूछ सकता है. वो हमें सीएम के रोल पर क्वेश्चन पूछ सकता है. वो हमसे लीडर ऑफ अपोजिशन के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछ सकता है. वो हमसे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है. वो हमसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है. फिर वो हमसे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करके पार्लियामेंट्री सिस्टम पे क्वेश्चन पूछ सकता है. सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक. तो कहां तक उसकी लिमिट है ये जान पाना बहुत मुश्किल है. हमें ये करना है कि उसका एक बेसिक आइडेंटिटी हमें पता होना चाहिए. टॉपिक क्या कहता है, टॉपिक के प्रेजेंट सिनेरियोज में क्या क्या चीजें चल रही हैं. अब सपोज ये एक हमने केस स्ट्रक्चर लिया है. सपोज मेरे पास दूसरा कुछ आता है. लेट से हम थोड़े दिन पहले का महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में बात करें, जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जिन्होंने सरकार बनाई उसके बारे में बात करें. कर्नाटका की गवर्नमेंट गिरी, जो हमारा BS येदियुरप्पा की गवर्नमेंट आई उसके बारे में हम बात करें. या फिर हम नियर फ्यूचर में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की बात करें, कमलनाथ जी की गवर्नमेंट गिरी, शिवराज सिंह चौहान जी की गवर्नमेंट आई. या हम क्राइसिस की बात करें राजस्थान में, जहाँ पर सचिन पायलट हट गए और देन लेटर ऑन वो वापस से अपनी पार्टी में आए अशोक गहलोत के साथ. सो अगेन देयर कैन बी सर्टेन सेट ऑफ क्राइसिस जो कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगहों पर चल रहा है. वी शुड हैव अ फेयर आइडिया कि भाई मुझे किस टॉपिक के बारे में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए. एटलीस्ट आई शुड हैव माई ओन व्यूज ओवर इट. ठीक है, और वो तभी होगा जब मेरे पास फैक्ट्स होंगे रादर देन जस्ट मगिंग अप द थिंग्स. मैंने किसी से सुन लिया और उस चीज़ को सही मान लिया, ऐसा नहीं चलता है. मुझे एक कोई ऐसा सोर्स मेरे पास होना चाहिए विच कैन गिव मी द राइट आइडिया एट द राइट पॉइंट इन टाइम. सही न्यूज़ सही मैनर में मेरे पास मिले. माइट बी कोई न्यूज़ चैनल आपको ऐसा लगता है जो आपको सही मैनर में चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, सो स्टिक विद इट. बेस्ट थिंग इज टू स्टडी न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस, मेक अ नोट आउट ऑफ इट. क्लासेस हैं तो वहाँ पर फैकल्टी आपके साथ चीज़ें डिस्कस करते ही हैं, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड इन दोज नोट्स. सो कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ ये समझ आती है कि मेरे लिए अरीना पहले भी बड़ा था, आज भी बड़ा है. एवेन्यूज़ मेरे पहले भी बहुत सारे थे, अभी भी बहुत हैं. सिलेबस में कोई चीज़ें काटी नहीं गई हैं. क्वेश्चंस को फ्रेम करने का तरीका बदल दिया गया है. क्वेश्चंस जो अभी 50 क्वेश्चन के लिए मैं 50 टॉपिक पढ़ता, अब 50 क्वेश्चन के लिए 8 टॉपिक हैं, या 40 क्वेश्चन के लिए मेरे पास 7 टॉपिक है, 8 टॉपिक हैं. मुझे उसी टॉपिक्स को कवर करना है एंड देन माइट बी मेरी सारी चीज़ें उसमें से कवर हो जाएं. लेकिन वो 7 टॉपिक वो 8 टॉपिक आएंगे कहाँ से, ये कोई भी नहीं बता सकता. तो ये सारी चीज़ें हम कहें तो लास्ट मोमेंट तक हमारे लिए सरप्राइज रहेंगी. अगर मेरे पास एक फेयर आइडिया है कि रीसेंट पास में क्या चीज़ें चल रही हैं तो डेफिनेटली आई कैन क्रैक इट. बट एक चीज़ आपको ये भी समझना है कि वो जो 8 पैसेजेस उठाने वाले हैं या 7 पैसेजेस जो भी वो पिक करेंगे, कंसोर्शियम जो भी क्वेश्चंस पिक करेगा, तो जो भी कॉन्टेक्स्ट पिक करेगा वो बिल्कुल हाईलाइटेड कंटेंट होगा. ऐसा नहीं है कि वो आपसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछ रहा है कि मेडागास्कर में कुछ इवेंट हुआ या मैसेडोनिया में कुछ एक चीज़ें हुई, यूगोस्लाविया में कुछ एक इवेंट हो रहा है, तो वो सब चीज़ें आपसे कहीं कायरो में कुछ हुआ तो उस घटना पर आधारित चीज़ें वो आपसे नहीं पूछेगा. बट येस, अर्मेनिया अजरबैजान जो कि बहुत न्यूज़ में है उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकता है. वो इजराइल और पैलेस्टीन इश्यूज़ पर कुछ पूछ सकता है. वो USA और ईरान के इशू पर कुछ पूछ सकता है. वो इंडो चाइना इशू पे कुछ पूछ सकता है. इंडो नेपाल पर कुछ पूछ सकता है. इंडो श्रीलंका पे पूछ सकता है. अफगानिस्तान पाकिस्तान इशू पे क्वेश्चन पूछ सकता है. सो अगेन जो चीज़ें हाईलाइटेड है कंसोर्शियम के नज़र में भी वही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी. दूसरी बड़ी चीज़ आती है कि मैं कभी भी किसी टॉपिक को पढ़ता हूँ तो हाउ शुड आई डिसाइड कि मुझे रुकना कहाँ पर है, कि मैं डेप्थ में जाए जा रहा हूँ और पता चला मैंने पूरा विकिपीडिया छान मारा. एंड अगेन विकिपीडिया पे कंटेंट सही है ये कोई नहीं कहता. सो सोर्सेज जो होने चाहिए दैट शुड बी वेरी रेलेवेंट. तो देखिए सपोज मेरे पास एक न्यूज़ आती है कि India has been elected as a non-permanent member in UN Security Council. This is a news कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर बना. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है.
लेकिन मैं इसको डिकोड कैसे करूंगा, मैं समझूंगा क्या कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट आती है। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना होगा कि भाई जब मैं यूएनएससी की बात करूंगा मेरे को प्राइमरली पता होना चाहिए व्हाट इज यूएनएससी। मुझे पता होना चाहिए यूएन में कितने बॉडीज आते हैं जो कि उसकी प्राइमरी बॉडीज हैं। देन मुझे पता होना चाहिए कि इस यूएन की बॉडी जितनी भी है वो लोग बैठती कहाँ है, दैट मीन्स उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सेटिंग कहाँ है उनका। देन मुझे ये पता होना चाहिए कि परमानेंट और नॉन परमानेंट क्या होता है, परमानेंट बॉडीज क्या है, नॉन परमानेंट क्या है। जैसे हम लोग यहाँ पर कंट्रीज के बारे में बोल रहे हैं कि परमानेंट कंट्री कौन, नॉन परमानेंट कौन। परमानेंट के साथ मेरे को पता होना चाहिए व्हाट इज वीटो। नॉन परमानेंट के साथ मेरे को पता होना चाहिए इनका टेन्योर क्या होता है, 10 कंट्री कैसे इलेक्ट की जाते हैं, इलेक्शंस का प्रोसेस क्या है। सो अगेन सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड इट इज नॉट अ डे एक्टिविटी। मैं आज बैठा और रात को समझ जाऊंगा कि मेरे को क्या पढ़ना है, इट इज अ जोक, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू गिव योर हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू फिल्टर दीज थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डेटा जितना ज़्यादा रिफाइन कर पाओ उतना ज़्यादा आपके लिए काम की चीज़ बनती है। तो जैसे सपोज मेरे पास एक पॉइंट है तो मैंने इसमें ये चीज़ें समझी, फिर मैंने समझा कि ये यूएनएससी के इलेक्शंस होते कैसे हैं, इसकी वोटिंग कैसे होती है बिल पर, इसके रिजल्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, इसमें डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं। एंड अल्टीमेटली मैं सिर्फ एक चीज़ को मैंने पढ़ा कि भाई इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर, बट इसको समझने के लिए आई हैव टू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ यूएनएससी, द रोल ऑफ यूएनएससी, the idea behind the creation of this body, the goals of this body, and then there will be certain sort of do's and don'ts जो कि उन्होंने प्रेस्क्राइब किए हैं। So this is how a topic can be discussed. Let's say मेरे पास कुछ एक और टॉपिक है, मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। ओके सो क्लास हम लोग अगर एक और एग्जाम्पल देखें तो आपको पता है अभी यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आने वाले हैं। तो वहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कॉन्सेप्ट कैसा है, मीन्स मोर और लेस हम बात कर रहे हैं वहाँ पे इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता कैसे है, हमसे कैसे वेरी करता है, मीन्स इंडिया और वहाँ के इलेक्शन में डिफरेंस कैसे है। इंडिया के प्रेसिडेंट की पोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मैं कहूँ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इनके पावर्स में डिफरेंस कैसे है। और बड़ी चीज़ आती है कि जो आप देखते हो इनका डिस्कशन होता है, कोई टॉपिक पर डिबेट्स होती है, उनके यहाँ डिबेट का मेथड है, हमारे यहाँ डिबेट का मेथड नहीं है। हमारे यहाँ फिर इस जगह पर क्या मेथड फॉलो किया जाता है, तो हमारे यहाँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें। आप देखो टॉपिक तो सिर्फ एक था कि यूएसए में इलेक्शन हो रहे हैं, बट कॉन्टेक्स्ट हमें कैसे समझना है, यूएसए के साथ पैरेलल इक्वेट करके देखेंगे हम इंडिया के सिस्टम को। वहाँ के प्रेसिडेंट के पास पावर्स कैसे, हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर्स कैसे, उनके इमरजेंसी प्रोविजंस कैसे, हमारे इमरजेंसी प्रोविजन कैसे, उनका टेन्योर कितना, हमारा टेन्योर कितना, उनके प्रेसिडेंट के साथ क्या क्या चीज़ें और पावर्स प्रिविलेजेस आती हैं, हमारे प्रेसिडेंट के साथ क्या पावर्स प्रिविलेजेस आती हैं। ये सारी चीज़ें हम एक टॉपिक से समझ सकते हैं। अगर मैं रिसेंट पास्ट में ही और टॉपिक लूँ, फिर चाहे वो एपीएमसी बिल पर हो, फार्मर्स के लिए कैसे पॉजिटिव है कैसे नेगेटिव है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ एपीएमसी, मंडी का सिस्टम है क्या। सिमिलरली मेरे पास कोई और टॉपिक है, लेट से इलेक्शन कमीशन में कुछ चेंजेस आए, इलेक्शन कमीशन ने कोई एक लेट से अभी बिहार इलेक्शन को उन्होंने डिक्लेयर किया, तो इलेक्शन कमीशन बॉडी कैसे काम करती है, प्रोविजंस प्रोसीजर्स क्या हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट होते हैं, रिटायरमेंट कैसे होती है, टेन्योर क्या होता है, उनके नीचे कौन से पोस्ट होती है, स्टेट में हेड कौन होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें एक टॉपिक के साथ आपको कोरिलेशन में चीज़ें समझनी होती हैं, और वो जितने भी टॉपिक्स हम लोग उसके साथ पैरेलली समझेंगे उन टॉपिक का भी रेलेवेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अगर मैं ओवरऑल एक ग्लिम्स बताऊं तो आपको ये चीज़ समझनी है कि व्हेनेवर विल टॉक ऑफ क्लैट, इट इज़ नॉट जस्ट मगिंग अप द थिंग्स कि मैंने फैक्ट्स रट्टे मारे कि भाई फलानी जगह की कैपिटल ये है, याद कर लिया, मैरीटाइम बाउंड्री कैसे डिसाइड होती है उसको पढ़ लिया, यूएन का हेडक्वार्टर किस किस बॉडी का कहाँ पर है, यूएन के कितने प्रिंसिपल बॉडीज़ हैं, कितने स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं, कितने लैंग्वेजेस हैं, किसने फ्लैग डिज़ाइन किया, किसने बिल्डिंग डिज़ाइन की, पढ़ लिया, याद कर लिया, काम खत्म।
सिमिलरली आईपीएल कौन जीता पढ़ लिया, आईपीएल में किसको पर्पल कैप मिला, किसको ऑरेंज कैप मिला, रट लिया, काम खत्म। मैंने ग्रैंड स्लैम्स ऐसे ही पढ़ लिए कि भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है, 4 में से कौन जीता, काम खत्म। तो हर एक चीज जिस तरीके से हम लोग पढ़ते थे, मैं कहता हूँ फिर से कि वो रेलेवेंट है, बट अपार्ट फ्रॉम क्लैट और कोई सा एग्जाम आप उठा लो, वहां पर उसकी रेलेवेंस एज इट इज बनी हुई है। बी इट BHU, बी इट स्लैट हो, आईलेट हो, आपका CUCET हो, PU हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर हो, कहीं का भी पेपर हो, वो हर एक जगहों पर वो जो हम लोग कहें एक कंटेम्प्ररी फॉर्म हमारा चल रहा है एग्जाम का, वो तो पैरेलली चलता रहेगा। एक नया एडवांसमेंट जो हमें देखने को मिल रहा है वो लाया है क्लैट। सो सर्टेनली जो क्लैट ने चेंज लाए उसका इफेक्ट जितना आप पे होगा उतना ही आपके फ्रेंड पर होगा, बिकॉज ये नया है दोनों के लिए। इट इज नॉट लाइक कि उन्होंने दूसरे बच्चों ने वो सारे पैटर्न आप बहुत पहले से फॉलो किया और आपके लिए वो नया है, ऐसा तो नहीं है। सो हम लोग वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। तो डेफिनेटली आपको सिर्फ एक चीज समझनी है कि नए पैटर्न के साथ इफ यू आर फैमिलियर, थोड़े टाइम में you will be, once you are familiar with this type of passages and comprehension based questions, it will be lot more easier for you to crack this exam. At the same time, the thing which matters the most is reading habit. मैं फिर से वही stress दूंगा कि it is not just mugging up the things, but the manner in which you read the passages. You have very less time to utilize on reading the passages. और इसके लिए आपको एक हैबिट बनानी होगी कि रीडिंग मेथोडोलॉजीज कैसे आप स्ट्रॉन्ग करें। वंस योर रीडिंग हैबिट विल इम्प्रूव, डेफिनेटली यू कैन हैव अ सर्टेन रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब आप 5 पैसेज पढ़ने के लिए 25 मिनट लगाते थे, बाद में प्रैक्टिस के साथ आपने 5 पैसेज पढ़ने के लिए 15 मिनट लगाए हैं, तो वो 10 मिनट जो है वो कहीं ना कहीं आपको बाकी सेक्शन में हेल्प आउट करेगा, क्योंकि रीजनिंग भी पैसेज बेस्ड है, इंग्लिश भी पैसेज बेस्ड है, लीगल भी पैसेज बेस्ड है। क्वांट एक ऐसा सेक्शन है जहां पर वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ सर्टेन सेट ऑफ DIs एंड अदर टॉपिक्स विल बी मेंशन। अब हम जब बात करते हैं रीजनिंग की, तो पहले तो आपको पता था एनालिटिकल रीजनिंग चलती थी, अब एनालिटिकल रीजनिंग तो रहा नहीं, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया है, तो वहां पर भी अकल लगानी है, वहां पर भी चीज़ों को पढ़ना है। तो जब हम कहते हैं कि नए तरीके से आपको चीज़ें फ्रेम करनी है, तो डेफिनेटली अगर आप जल्दी पढ़ते हो, जल्दी चीज़ों को समझते हो, ऐसा नहीं करना है कि मैं एक बार तो पढ़ रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, दूसरी बार पढ़ रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तीसरी बार पढ़ रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ मार्किंग द आंसर्स, मतलब उसमें से आंसर्स कैसे निकाले जाए उसको ढूंढने के लिए पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। इन वन गो यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर पैसेज with understanding the basic idea behind the creation of that passage. So this is how one needs to go for CLAT. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, डू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे सेफ, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय, थैंक यू।